हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला, आपका कॉमर्स टीचर। आज अपन अकाउंट में पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, नए साझेदार का प्रवेश। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है, और साझेदारी के पुनर्गठन में अपन ने समझा था कि इसमें किस प्रकार से अपन वैल्यूएशन करते हैं कि साझेदारी के पुनर्गठन की कौन कौन सी दशाएँ होती हैं। उन दशाओं में मैंने आपको बताया था, सबसे पहली दशा कि जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। कोई दो साझेदार हैं, पहले लाभ हानि को 3:2 में बांटते थे, उसके बाद उन्होंने अपने लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटना तय किया। तो ये पर पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर हमारे फर्म में क्या फ़र्क पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है। अपन ने दूसरा जो पॉइंट पढ़ा था साझेदारी के पुनर्गठन में, दूसरा पॉइंट था नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या होता है, आज अपन उसके विषय में जानेंगे कि साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण से अपन क्या करते हैं, साझेदार को प्रवेश देते हैं। ठीक है ना। तो आज एक नया चैप्टर है, बिल्कुल अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर वर्ष पेपर में 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज अपन इसके विषय में चर्चा करेंगे, नए साझेदार के प्रवेश के विषय में। तो साझेदार का प्रवेश से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, कोई 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। ये लोग डी को एडमिशन देना चाहते हैं। कोई नया व्यक्ति फर्म में क्या करना चाहते हैं, प्रवेश देना चाहते हैं, तो इसे बोला जाएगा नए साझेदार का प्रवेश। एक बार फिर समझे, कोई 3 साझेदार है, ए, बी, सी, और किसी नए साझेदार क्या चाहते हैं, फर्म में प्रवेश देना चाहते हैं। इसके क्या बोला जाता है, नए साझेदार का प्रवेश बोला जाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा कानून बना है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें एक धारा है, धारा 31(1). धारा 31(1) क्या कहती है, पहले अपन ये समझते हैं। धारा 31(1) के अनुसार जब हम किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं, जब किसी नए साझेदार को फर्म में क्या देते हैं, प्रवेश देते हैं, तो पुराने सभी साझेदारों की सहमति का होना आवश्यक है। ठीक है ना। जैसे मैं यदि बात करूं, ए, बी और सी 3 साझेदार हैं, ये डी को एडमिशन दे रहे हैं, डी को प्रवेश दे रहे हैं, तो ए का भी एग्री होना आवश्यक है, बी का भी एग्री और सी का भी एग्री होना आवश्यक है। तीनों लोगों की सहमति से ही डी को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। यदि मान लीजिए सी एग्री नहीं है कि अपन को डी को एडमिशन देना है, ऐसी दशा में हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये सीधा सीधा लिखा है धारा 31(1) इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) सेक्शन 31(1) में लिखा है कि यदि हम किसी नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं, तो पुराने सारे पार्टनर्स की सहमति का होना आवश्यक है, रजामंदी का होना आवश्यक है। यदि कोई एक साझेदार भी एग्री नहीं है, तो अपन नए साझेदार को फर्म में प्रवेश नहीं दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये रहा धारा 31(1) कि अपन जब साझेदार को प्रवेश देते हैं, तो पुराने सभी साझेदारों की सहमति का होना आवश्यक है। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि जब अपन ने साझेदारी व्यापार को संचालित किया था, संचालन के समय ही यह तय कर लिया गया था कि साझेदार के प्रवेश से संबंधित या निवृत्ति से संबंधित या फर्म में जो भी आवश्यक कार्य होंगे, सारे आवश्यक कार्य का उत्तरदायित्व अपन ने किसको दे दिया था, ए का, कि पूरा ए ही क्या करेंगे, संभालेंगे। ऐसी कंडीशन में यदि ए चाहे तो डी को एडमिशन दे सकता है, क्योंकि हमने पहले से एग्रीमेंट में लिख के रखा हुआ है, साझेदारी संलेख में लिख के रखा हुआ है कि यदि ए के
हमने अधिकार दे रखे हैं कि यदि आप चाहें तो फर्म में कुछ भी कार्य कर सकते हैं जो फर्म के लिए आवश्यक हों। तो ऐसी दशा में ये क्या कर सकता है, डे को एडमिशन दे सकता है। और यदि अपन ने साझेदारी संलेख पे नहीं लिखा है तो ऐसी दशा में तीनों साझेदारों की सहमति का होना या रजामंदी का होना आवश्यक है। यदि कोई एक साझेदार भी सहमत नहीं होगा तो डी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये रही। इसके बाद अपन पढ़ेंगे धारा 31(2). अब धारा 31(2) क्या है, अपन इसको भी समझ लेते हैं। पहली धारा तो अपन ने समझ लिया, धारा 31(1) कि पुराने सभी साझेदारों की सहमति का होना आवश्यक है, तभी अपन क्या कर सकते हैं, किसी नए साझेदार को एडमिशन दे सकते हैं। इसके बाद धारा 31(2) क्या कहती है, धारा 31(2) कहती है कि यदि आप किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हो, यदि किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हो या एडमिशन देते हो, ऐसी कंडीशन में वह पुराने किसी भी दायित्व के लिए देय नहीं होगा, पुराने किसी भी दायित्व के लिए देय नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब क्या है इसका, ऐसा समझते हैं, मान लीजिए ए, बी और सी ने क्या किया था, फर्म से बैंक से लोन लिया था। क्या लिया था, बैंक से इन्होंने लोन लिया था। अब बैंक से लोन इन्होंने अपने एडमिशन के समय लिया था, इसका एडमिशन तब तक नहीं हुआ था। ये तीनों लोग जब फर्म को संचालित कर रहे थे उसी समय इन्होंने क्या लिया था, बैंक से लोन लिया था। ऐसी कंडीशन में यदि अपन डी को प्रवेश देते हैं, डी को क्या देते हैं, प्रवेश देते हैं, एडमिशन देते हैं, तो ऐसी दशा में डी इसके लिए दें नहीं होगा। ये पुराने साझेदार या एग्जिस्टिंग साझेदारी क्या करेंगे, देंगे। मतलब पुराने कोई भी दायित्व होंगे उन पर डी का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। ये पुराने साझेदारी क्या करेंगे, इसको सही तरीके से पूरा करेंगे। डी का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होगा, डी देनदार नहीं होगा इन दायित्वों का। तो ये दो धाराएं मुख्य रूप से पूछी जाती हैं कभी कभी पेपर में। तो धारा 31(1) पढ़ा पढ़ने, धारा 31(1) में मैंने आपको बताया कि फर्म में प्रवेश देते समय पुराने सभी साझेदारों की सहमति का होना आवश्यक है। दूसरी धारा मैंने बताई 31(2) में मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम किसी नए साझेदार को क्या करते हैं, प्रवेश देते हैं, तो पुराने व किसी भी दायित्व के लिए देय नहीं होगा, दायित्व में उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो ये दो धाराएं बहुत मुख्य धाराएं हैं जो सबसे पहले अपन को समझना होगा। अब अपन बात करते हैं कि जब अपन फर्म में किसी व्यक्ति को साझेदार बनाते हैं, साझेदार बनाने की दशा में फर्म में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, फर्म में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं नए साझेदार के प्रवेश की दशा में, अब अपन उसके विषय में चर्चा करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा धारा 31(1) और 31(2). अब अपन समझते हैं प्रभाव के विषय में कि क्या क्या फर्म में प्रभाव पड़ता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है आपका प्रवेश के समय, तो अब ऐसी दशा में जैसे अपन ने किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया, प्रवेश की दशा में हमारे साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। पुनर्गठन का मतलब होता है साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। कैसे अनुपात में परिवर्तन हो जाता है उसको आप समझ सकते हो। जैसे ए और बी दो साझेदार थे, ये अपने लाभ का बंटवारा बराबर अनुपात में करते थे। अब इन्होंने सी को एडमिशन दिया, इसको भी 1/3 हिस्सा देने के लिए बोला। बात समझ में आई। तो मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, तो पहले जमीन के टुकड़े का बंटवारा दोनों लोगों के बीच होता था, मतलब आधा आधा दोनों लोग पाते थे। अब अपन ने सी को भी एडमिशन दे दिया, सी के एडमिशन की जगह में इसके कितने टुकड़े कर दिए जाएंगे, 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे। 3 टुकड़ों का मतलब हुआ एक टुकड़ा ए लेगा, एक टुकड़ा बी लेगा, एक टुकड़ा कौन लेगा, सी लेगा, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में क्या होता है, जब हम किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं, प्रवेश देने पर इन साझेदारों के लाभ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लाभ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो पहला तो ये इफेक्ट पड़ता है कि जैसे ही हम किसी साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं, प्रवेश से क्या होता है, जो नए
पुराने साझेदार रहते हैं उनके हिस्से में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है नए साझेदार के प्रवेश के समय पर। नए साझेदार के प्रवेश से जब नया साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है, एडमिशन के समय वह दो चीज़ें अपने साथ लेके आता है। पहला लेके आता है पूंजी। पूंजी क्यों लेके आता है? पूंजी के पीछे कारण क्या है कि वह फर्म का साझेदार बन रहा है। और जब फर्म का साझेदार बनेगा यानी फर्म का मालिक बनेगा तो मालिक बनने के लिए उसे फर्म में पूंजी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूंजी लेके आएगा और दूसरा बात देगा वो ख्याति का पैसा। क्या देगा? ख्याति का पैसा। इससे क्या होगा, हमारे फर्म की जो कैपिटल है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा जब ख्याति का पैसा देगा तो हमारे क्या हो जाएगा, जिन्होंने त्याग किया। ख्याति का पैसा क्यों दिया जाता है उसके पीछे भी बता दूं मैं आप लोगों को कारण, कि जब अपन एडमिशन देते हैं किसी साझेदार को, एडमिशन देने की दशा में पुराने साझेदारों का लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। या ऐसा समझ सकते हैं कि इन्होंने पुरानी मेहनत किया, पुराने समय में मेहनत किया, तब जाके क्या हुई, उनकी गुडविल बनी। आई बात समझ में? तो जब फर्म आगे भविष्य में चलेगी तो सी को भी क्या दिया जाएगा, उसमें हिस्सा दिया जाएगा। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए इन्होंने 1 जनवरी 2016 से व्यापार प्रारंभ किया और यहाँ 1 जनवरी 2019 में क्या कर रहे हैं, सी को एडमिशन दे रहे हैं। अब बात को समझिए, तो 1 जनवरी 2016 में जब इन्होंने व्यापार चालू किया था ए और बी ने, ये व्यापार जब 3 साल तक चला तो ऐसी दशा में क्या होती है, फर्म की क्या बनती है, गुडविल बनती है। गुडविल का मतलब होता है ग्राहक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं व्यापार से। जब गुडविल बनती है तो इसका लाभ हमें भविष्य में भी मिलता है। गुडविल का लाभ क्या होता है, हमें भविष्य में भी मिलता है। इसलिए जब अपन सी को एडमिशन देंगे, सी के एडमिशन के समय उससे कैपिटल का पैसा तो लिया ही जाएगा, उसके साथ साथ उससे अपन ख्याति का पैसा भी लेंगे, कि ख्याति का पैसा भी क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। और वह पैसा लेगा कौन, पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में। किस अनुपात में लेंगे, त्याग अनुपात में लेंगे। जो पुराने साझेदार होंगे वो अपने त्याग अनुपात में लेंगे। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, त्याग और प्राप्ति अनुपात क्या होता है। अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे कि त्याग और प्राप्ति अनुपात क्या होता है। तो क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन होने की दशा में, पुनर्गठन होने से क्या होता है, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इनका लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सी के एडमिशन होने की वजह से दूसरी फर्म में पूंजी की अधिकता हो जाती है, पूंजी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपन व्यापार क्या कर सकते हैं, विस्तार भी कर सकते हैं। इसके बाद फर्म में यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाता है, ये प्रतिभावान व्यक्ति आ जाता है, तब भी क्या हो जाता है, फर्म की गुडविल क्या हो जाती है, बन जाती है, बढ़ जाती है। तो ये होता है जब अपन किसी साझेदार को प्रवेश देते हैं, प्रवेश देने की दशा में हमारी साझेदारी में प्रभाव क्या पड़ता है। आई बात समझ? या आप ऐसा समझ सकते हो कि साझेदारी पूरी तरह से क्या हो जाती है, नई हो जाती है, ठीक है ना। एडमिशन से क्या होता है, साझेदारी पूरी तरह से नई हो जाती है। और नई हो जाने की वजह से हमें सभी चीज़ों क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जब त्याग और प्राप्ति अनुपात में परिवर्तन होता है, ऐसी दशा में ख्याति का बंटवारा होता है, दायित्वों का बंटवारा किया जाता है, संपत्तियों का बंटवारा होता है। ये सारी बातें क्या होती है, पुनर्गठन में होती हैं। तो अपन समझते हैं अब नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है फर्म में प्रवेश करने की। अब आवश्यकता के विषय में जानते हैं, नए साझेदार को क्यों फर्म में प्रवेश दिया जाता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण से अपन क्या करते हैं, नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं, या आवश्यकता के कौन कौन से कारण हैं। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पेपर में पूछा जा चुका है कि आवश्यकता क्यों होती है, कौन कौन से कारण से अपन क्या करते हैं, साझेदारी में फर्म में प्रवेश देते हैं, नए साझेदार को फर्म में क्या करते हैं, प्रवेश देते हैं। तो इसमें पहला कारण ये हो सकता है कि हमें व्यापार का क्या करना हो, विस्तार करना हो। क्या करना हो, व्यापार का विस्तार करना हो, और विस्तार करने के लिए हमें किसी नए व्यक्ति की आवश्यकता हो। क्या हो, किसी नए व्यक्ति की आवश्यकता हो। ऐसी दशा में अपन क्या कर सकते हैं, किसी नए साझेदार को अपन एडमिशन दे सकते हैं या प्रवेश दे सकते हैं। तो पहली कंडीशन हो सकती है व्यापार के विस्तार करने के लिए।
व्यापार का विस्तार करने के लिए नए साझेदार की आवश्यकता हो, नए साझेदार की आवश्यकता हो। तो पहला कारण तो ये हो गया, हमें व्यापार का क्या करना हो, विस्तार करना हो, और विस्तार करने पर क्या कर सकते हैं अपन, किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। दूसरा कौन सा कारण हो सकता है अपन उसको समझते हैं। देखिए साझेदार बनाने से लाभ क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि साझेदार क्या होता है, फर्म का मालिक होता है, और जो मालिक होता है क्या करता है, एक जब काम करता है फर्म में तो इस उद्देश्य से कार्य करता है कि हमें लाभ इसी के आधार पर मिलेगा जितनी अधिक हम क्या कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे। पर जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी इस उद्देश्य से कार्य नहीं करते। कर्मचारियों को क्या रहता है, एक वेतन निर्धारित रहता है और उसी वेतन के आधार पर क्या करते हैं, वो लोग काम करते हैं। इसीलिए मालिक और कर्मचारी में क्या होता है, अंतर होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को मालिक बनाएंगे तो वह बहुत ही निष्ठापूर्ण या निष्ठावान तरीके से क्या करेगा, फर्म में कार्य करेगा, जिससे फर्म का लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला कारण हुआ व्यापार का विस्तार करने के लिए नए साझेदार की आवश्यकता हो। दूसरा हो सकता है आपका व्यापार में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो। अब हमें व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता है जो वर्तमान साझेदार ना पूरे कर पा रहे हो। मान लीजिए दो साझेदार हैं ए और बी, दो साझेदार फर्म को चला रहे हैं, सी को एडमिशन दे रहे हैं। किस कारण से, क्योंकि वर्तमान साझेदार व्यापार में हमें अतिरिक्त पूंजी लगानी है व्यापार के विस्तार करने के लिए, तो वर्तमान साझेदार उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में भी क्या कर सकते हैं अपन, किसी नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं, जिससे क्या होगी, व्यापार में हमारी पूंजी बढ़ जाएगी तथा हम व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कारण हो सकता है दूसरा। तीसरी आवश्यकता क्यों हो सकती है किसी नए साझेदार को प्रवेश की, तीसरे में मान लीजिए कोई योग्य कर्मचारी है, योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए, योग कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति था, हमारे फर्म में कार्य कर रहा था, बहुत ही योग्य व्यक्ति है, जिससे क्या हो जाता है, हमारे व्यापार के लाभ की अधिकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन अगर चाहते हैं कि इस योग्य कर्मचारी को क्या करें, अपन व्यापार का मालिक बना ले या व्यापार का साझेदार बना ले, तो भी ऐसा किया जा सकता है। किसी योग्य कर्मचारी को क्या देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए भी कर सकते हैं, नए साझेदार का प्रवेश दे सकते हैं। तो अपन ने तीन कारण बताए। पहला, व्यापार का विस्तार करने के लिए नए साझेदार का प्रवेश किया जा सकता है। दूसरा कारण, व्यापार में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो, व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, तब भी अपन क्या कर सकते हैं, नए साझेदार का प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, किसी योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए कर सकते हैं, अपन नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं, ठीक है। तो तीन कारण ये हो गए। चौथा कारण, प्रतिभावान व्यक्तियों की आवश्यकता होने पर, मान लीजिए कोई व्यापार है, हम किसी व्यापार को क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। अब व्यापार संचालित करने पर हमारा व्यापार का विस्तार हो रहा है, और विस्तार में हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो व्यक्ति क्या हो, प्रतिभावान हो। प्रतिभावान का मतलब हो कि वह हमारे यदि फर्म में प्रवेश करता है, फर्म में प्रवेश करने से हमारे जो फर्म की ख्याति हो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में कर सकते हैं, किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम चाहते हैं तो उसे मालिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, हमारे व्यापार की लाभार्जन क्षमता बढ़ती है। लाभार्जन क्षमता बढ़ने से व्यापार
का और अधिक विस्तार होता है। व्यापार का जब विस्तार होगा तो लाभ भी क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो अपन ऐसा चाहते हैं कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति है जो हमें पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फंड में प्रवेश दे सकते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट, मान लीजिए जो व्यापार अपन कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार को अपन विदेश में करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ के व्यक्तियों क्या करने हो, हमें आवश्यकता हो, वहाँ के किसी योग्य व्यक्ति की क्या हो, आवश्यकता हो, तो वहाँ के व्यक्ति को अपन क्या कर सकते हैं, साझेदार बना सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यापार का विस्तार यदि अपन कहाँ करना चाहते हो, विदेश में करना चाहते हो, विदेश में करने के लिए वहाँ के किसी व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है, साझेदार बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए हम व्यापार विस्तार विदेश में करना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में क्या कर सकते हैं, अपन किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना सकते हैं जो योग्य व्यक्ति हो, ठीक है ना, और अपन वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, साझेदार बना सकते हैं, विदेश के ही व्यक्ति को साझेदार बना सकते हैं। तो ये कई कारण हो सकते हैं या आवश्यकता हो सकती है नए साझेदार के प्रवेश की, कि नए साझेदार को प्रवेश होने से हमारे लाभ में क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, वो हमारे व्यापार का विस्तार हो जाए। तो ऐसे कारण से, ऐसी आवश्यकता के कारण क्या कर सकते हैं, अपन साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं या किसी नए साझेदार को एडमिशन दे सकते हैं। एक बार फिर अपन ध्यान से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, व्यापार का विस्तार करने के लिए नए साझेदार की आवश्यकता हो। यदि हम व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं और हम ऐसा चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति और आ जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं, नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। दूसरा, व्यापार में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि व्यापार में हमें और अधिक पूंजी की आवश्यकता है ताकि व्यापार को और अधिक बढ़ाया जा सके, ऐसी दशा में कर सकते हैं, नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। कोई योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए, कोई योग्य कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपन किसी नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। इसके बाद प्रतिभावान व्यक्तियों की आवश्यकता होने पर, कोई ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए जो प्रतिभावान हो, जिसके आने से हमारे व्यापार की क्या हो, ख्याति बनती हो, ऐसी दशा में भी क्या कर सकते हैं, अपन किसी नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। इसके बाद व्यापार का विस्तार विदेश में करना हो तो वहाँ के व्यक्ति को कर सकते हैं, अपन साझेदार बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कुछ, कि ये तो अपन ने समझ लिया कि नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है, कौन कौन से कारण से अपन क्या करते हैं, नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, अपन उसके विषय में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा अकाउंटिंग का, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या क्या, उसके विषय में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर का मुख्य कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके विषय में अपन जानते हैं। मुख्य समायोजन, सबसे पहले इसमें आप ज्ञात करोगे नया लाभ हानि अनुपात, व त्याग अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात। तो पहला ट्रीटमेंट तो यही रहेगा, नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना व त्याग अनुपात की गणना करना। अब अपन दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरे नंबर पे अपन क्या करेंगे, ख्याति का समायोजन करेंगे। ख्याति का समायोजन लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार,
लेखांकन प्रमाप 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। दूसरे स्टेप पे अपन ये पढ़ेंगे। तीसरे स्टेप पे अपन पढ़ेंगे संचय एवं अवितरित लाभों का बंटवारा। अवितरित लाभों का बंटवारा तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे। चौथे स्टेप में अपन पढ़ेंगे संचय एवं अवितरित लाभों का बंटवारा। चौथे स्टेप में संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। पांचवें स्टेप पे अपन पढ़ेंगे इस पे संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। इसके बाद पढ़ेंगे पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन। देखिए, तो मेन रूप से 5 टॉपिक अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे साझेदार के प्रवेश पर। पहला रहेगा अपना नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना, एडमिशन न्यू पार्टनर, शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। दूसरा रहेगा ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार। तीसरे स्टेप पे पढ़ेंगे संचय एवं अवितरित लाभों का बंटवारा, ठीक है ना, रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, उनकी गणना किस प्रकार से अपन करेंगे। इसके बाद संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और 5वें स्टेप में पढ़ेंगे पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 स्टेप में हमारे साझेदारी का प्रवेश क्या होगा, खत्म होगा। 5 लेखांकन क्रियाएं इसमें हमको करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, हमारे साझेदारी का प्रवेश खत्म होगा। मैं एक बात आपको और बता दूं, साझेदारी का प्रवेश, साझेदारी का निवृत्त या साझेदारी की मृत्यु, ये जो चैप्टर है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। जिस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें होते हैं उसी प्रकार से मृत्यु में भी होते हैं। ट्रीटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है जो अपन उस समय जब पढ़ेंगे उसकी चर्चा कर ली जाएगी। तो इसलिए ये टॉपिक 3 चैप्टर को आपको कवर करता है। एडमिशन तो हो ही गया, दूसरा रिटायरमेंट और तीसरा डेथ। तीनों में क्रियाएं इसी प्रकार से की जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद अपन पहले लेक्चर में थोड़ा बात कर लेते हैं कि नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात क्या होता है। तो पहला टॉपिक आज लेकर अपन चलेंगे नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात। चलिए समझते हैं नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात होता क्या है, इसके विषय में एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि नए साझेदार के फर्म में प्रवेश से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी फर्म में। मान लीजिए सॉरी 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ये अपने लाभ हानि का बंटवारा 3:2:1 में करते हैं। अब इन्होंने डी को एडमिशन दे दिया 1/7 हिस्से के लिए। 1/7 हिस्से के लिए किसको एडमिशन दे दिया गया, डी को एडमिशन दे दिया गया। अब इस बात को समझिए होगा क्या, ठीक है। मान लीजिए 3 साझेदार थे, तो 3 साझेदार थे तो जो लाभ का बंटवारा होता था तीनों के मध्य होता था। लाभ का बंटवारा क्या होता था, तीनों के मध्य किया जाता था, ठीक है ना। इसको आप लोग 8वीं कर लीजिए तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए यदि फर्म को 100 रुपये का लाभ होता था तो इन तीनों के बाद क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट होता था। यदि फर्म को 100 रुपये का नहीं 90 रुपये मान लीजिए, जल्दी समझ में आएगा, 90 रुपये का लाभ होता था तो इन तीनों के बीच क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक है ना। अब यदि फर्म को 90 रुपये का लाभ होगा तो इन चारों के बीच क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि इन तीनों के लाभ में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आई बात समझ में। मान लीजिए कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है,
इस टुकड़े के अपन ने कितने हिस्से किए? 6 हिस्से किए। 1 2 3 4 5 और 6। चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से किए। 6 हिस्से में 3 हिस्से कौन लेता था? ए लेता था। 2 हिस्से कौन लेता था? बी लेता था। और 1 हिस्सा कौन लेता था? सी लेता था। अब बताइए, जब पर किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देंगे, ऐसी दशा में क्या हो जाएगा? इनके लाभ में कमी आ जाएगी। इनके लाभ में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लाभ में कमी कैसे आ जाएगी, अपन उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि अपन ने डी को एडमिशन दिया 1/8 लाभ के लिए, कि फर्म में जो भी लाभ होगा उसका 1/8 हिस्सा किसको मिलेगा? डी को मिलेगा। तो माना यदि फर्म का लाभ कितना है? माना कि फर्म का लाभ बराबर 1 रुपये। 1 रुपये है, क्योंकि लाभ तो हमको जानकारी अभी है नहीं। 1 रुपये अपन ने मान लिया, तो 1 रुपये में 1/8 कौन ले रहा है? डी ले रहा है। तो डी का हिस्सा कितना है? डी का जो आपका हिस्सा दिया है इसमें, वो दिया है 1/8। तो डी का हिस्सा 1/8, तो बचा हुआ हिस्सा कितना आ जाएगा आपका? बचा हुआ हिस्सा आपका आ जाएगा बच्चों 1 - 1/8 बराबर आ जाएगा 7/8। अब आप लोग सोच रहे हो 7/8 कैसे आ गया? ठीक है ना, अब इसको समझाता हूं कैसे आ गया। मान लीजिए कोई एक रोटी है, अपन ने एक रोटी के किए कितने टुकड़े? 8 टुकड़े। ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टुकड़े अपन ने किए। अब 8 टुकड़े में से कि एक टुकड़ा कौन ले रहा है? ए ले रहा है, डी ले रहा है। तो एक टुकड़ा मान लीजिए अपन ने किसको दे दिया? डी को। तो कितने टुकड़े बचे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टुकड़े कौन लोग लेंगे? ये तीनों लोग लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। जो 7 टुकड़े बचे 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन लोग लेंगे? पुराने साझेदार लेंगे। तो कितना बचा हुआ हिस्सा आपका गया? 7/8। यदि आप लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 1 - 1/8, इसका एलसीएम लोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 8 लिया तो 1 कन्नम 1 अट्ठे 8, यहाँ 8 आ जाएगा। 8 कन्नम 8, यहाँ 1 आ जाएगा, तब भी 7/8 आ जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से भी ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये जो 7/8 हिस्सा इन लोगों के बीच क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ठीक है, तो अपन उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ए का पुराना हिस्सा कितना था? 3/6। 3/6 का बी का जो पुराना हिस्सा था वो था 2/6, और सी का जो पुराना हिस्सा था 1/6। अब अपन बात को समझते हैं, इनका नया हिस्सा कितना आएगा। तो 7/8 में 3/6 कौन ले लेगा? ए ले लेगा। तो 7 त्रिक 21, 8 8 48, इसका आ जाएगा 7/8 में 2/6, 7 दूनी 14, 8 48, इसका आ जाएगा 7/8 में 1/6, 7 एकन्नम 7, 7 8 48। और जो डी का हिस्सा आया, वो डी का हिस्सा आपका आएगा 7/1/8। तो 8 48, 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे, 6 8 48। ठीक है, तो इनका जो नया अनुपात आएगा 6:7:14:21। इसको यदि आप लोग देखना चाहो जोड़ भी सकते हो। 21 दूनी 42, 6 48 हो जाएगा, हर के बराबर आएगा। ठीक है, तो इनका जो नया अनुपात आया तो 21:14:7:6। इसकी चर्चा पर और विस्तृत रूप से अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना। आज मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि जब नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की अपन गणना करते हैं, ऐसी दशा में किसी एक साझेदार को क्या होती है? साझेदारों को, जो नए साझेदार है उसको तो लाभ होता है, पर पुराने साझेदारों के लाभ में हिस्से में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, तो आज अपन
इतना ही समझेंगे कि नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्या होती है, कौन कौन से कारण होते हैं, और अपन ने थोड़ा ये समझ लिया कि नए साझेदार के प्रवेश से फर्म में की स्थिति में क्या बदलाव आता है। यानी जो पुराने साझेदार के लाभ में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जो नया साझेदार है उसके लाभ में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। सीधी सी बात है, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा तो क्या हो जाएगा, फर्म की स्थिति में बदलाव आ जाएगा। तो आज अपन यहीं इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी टॉपिक पर, नए साझेदार के अनुपात में नया अनुपात की गणना अपन किस प्रकार से करेंगे, वो त्याग अनुपात की गणना किस प्रकार से करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते अगले लेक्चर में अपन। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को देखें और यदि अच्छा लगे हो तो दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।